जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीति शास्त्र के 2 अंक स्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्नों पर परिचर्चा करेंगे। इससे पहले भी हम लोगों ने राजनीति शास्त्र के लघुत्तरीय प्रश्नों पर परिचर्चा किया और आज ये अंतिम क्लास होगा 2 अंक स्तरीय का। इसके बाद हम लोग बिहार इंटरमीडिएट मतलब बिहार बोर्ड के द्वारा जो मॉडल सेट जारी किया गया है उसी मॉडल सेट पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए, आज का पहला प्रश्न है, शिमला समझौता के महत्व को बताइए। शिमला समझौता के महत्व को बताइए। आपका उत्तर होगा 1971 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच घमासान युद्ध हुआ था। 1971 के युद्ध के बाद जुलाई 1972 ईस्वी में भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के भुट्टो के बीच हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक समझौता वार्ता हुआ था। उसी वार्ता को हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं। शिमला समझौता की मुख्य बात यह थी कि इस समझौता के द्वारा भारत ने पाकिस्तान का जो 90,000 युद्धबंदियों को रखा था अपने पास, उसे रिहा कर दिया। मतलब युद्ध में 90,000 सैनिकों को भारत सरकार ने बंदी बना लिया था, उसको रिहा कर दिया। और दूसरा बात, इस समझौता में तय किया गया कि हम दोनों के बीच जब कभी विवाद होगा तो आपसी वार्ता के द्वारा, आपसी सहमति के द्वारा अपनी समस्या का समाधान करेंगे। किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, राज्य और संघ शासित राज्य में क्या अंतर है। प्रश्न आता है, कई बार पूछा जा चुका है कि राज्य और केंद्र शासित राज्य या राज्य और संघ शासित राज्य में क्या अंतर है। आपका उत्तर होगा, राज्य और संघ शासित राज्य में निम्नलिखित अंतर है। नंबर 1, राज्य का शासन जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है, जबकि केंद्र शासित राज्य का शासन केंद्र सरकार के द्वारा नामित किसी व्यक्ति के द्वारा चलाया जाता है। दूसरा अंतर है, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं, जबकि केंद्र शासित राज्य में मुख्यमंत्री और राज्यपाल नहीं होते, बल्कि उपराज्यपाल होते हैं। लेकिन यहां दिल्ली और पौंडीचेरी अपवाद है। तीसरा अंतर है, राज्यों की संख्या 28 है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है। आज का तीसरा प्रश्न है, योजना अवकाश क्या है अथवा योजना अवकाश से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद। अब सबको पता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना असफल हो गया, क्योंकि 1962 में भारत चीन के बीच, 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गया था। अब लिखेंगे, तीसरी पंचवर्षीय योजना की असफलता के बाद चौथी पंचवर्षीय योजना को 3 वर्ष देर से प्रारंभ किया गया
और तीसरी पंचवर्षीय योजना के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक वर्षों की 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई। जैसे 1966 से 67, 1967 से 68, 1968 से 69, मतलब एक वर्षों की 3 वार्षिक योजना बनाई गई। उसी 3 वार्षिक योजना को हम योजना अवकाश, अंग्रेजी में प्लान हॉलीडे के नाम से जानते हैं। अगला है तनाव शैथिल्य क्या है, अथवा तनाव शैथिल्य से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा तनाव शैथिल्य, जिसका मतलब होता है तनाव में स्थिरता आना। 1945 ईस्वी में दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्व सोवियत संघ और अमेरिका के बीच वैचारिक मतभेद शुरू हो गया, जिसे इतिहास में शीत युद्ध के नाम से जानते हैं। लेकिन शीत युद्ध की गर्माहट 1960 के दशक में शीत युद्ध में गर्माहट इतनी ज्यादा हो गई, इतनी तेज हो गई कि ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब तीसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। तीसरे विश्व युद्ध की विभीषिका को रोकने के लिए, कम करने के लिए अमेरिका और रूस ने तनाव के दरमियान ही अपने संबंध में सुधार लाने का प्रयास किया, उच्च स्तरीय वार्ता प्रारंभ कर दिया, जिसे ही तनाव शैथिल्य के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग कौन कौन है। आपका उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग निम्नलिखित हैं। नंबर 1 महासभा, नंबर 2 सुरक्षा परिषद, नंबर 3 आर्थिक और सामाजिक परिषद, नंबर 4 न्यास परिषद, नंबर 5 अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नंबर 6 सचिवालय। ये 6 संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग हैं। अगला प्रश्न है पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं। पंचवर्षीय योजना क्या है, अथवा पंचवर्षीय योजना से आप क्या समझते हैं। आपका उत्तर होगा योजना आयोग के द्वारा देश के विकास के लिए, योजना आयोग के द्वारा देश के आर्थिक विकास के लिए 5 वर्षों के लिए जिस योजना का निर्माण किया गया था उसे ही पंचवर्षीय योजना के नाम से जानते हैं। और भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी को प्रारंभ हुई और अभी तक भारत ने 12 पंचवर्षीय योजनाओं को पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न है धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। धन विधेयक और वित्त विधेयक में क्या अंतर है। आपका उत्तर होगा रुपए के लेन देन से संबंधित, रुपए के लेन देन से संबंधित जो विधेयक होता है उस विधेयक को हम धन विधेयक कहते हैं। इसके विपरीत नया कर को लगाने या हटाने के संबंध में जो विधेयक होता है उसे हम वित्त विधेयक के नाम से जानते हैं। अगला है लोकतंत्र में राजनीतिक दल जरूरी है क्यों। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जरूरी है क्यों। आपका उत्तर होगा लोकतंत्र में राजनीतिक दल जरूरी है। लोकतंत्र में राजनीतिक दल जरूरी है क्योंकि राजनीतिक दल लोकतंत्र के प्राण है। क्योंकि राजनीतिक दल ही शासन व्यवस्था को चलाती है, जनता में राजनीतिक चेतना लाती है, सरकार का गठन करती है, सरकार की आलोचना करती है, सरकार के कार्यों पर निगरानी रखती है। इसलिए लोकतंत्र में राजनीतिक दल का होना जरूरी है।
अगला है राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल में क्या अंतर है। राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक दल में क्या अंतर है। आपका उत्तर होगा राष्ट्रीय राजनीतिक दल उस राजनीतिक दल को कहते हैं जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश हो। वह राजनीतिक दल जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण देश हो उसे हम राष्ट्रीय राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। इसके विपरीत जिस राजनीतिक दल का कार्यक्षेत्र कोई क्षेत्र विशेष हो, तो जो किसी खास क्षेत्र विशेष में काम करने वाले राजनीतिक दल को क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नाम से जानते हैं। राष्ट्रीय राजनीतिक दल की संख्या 7 है और क्षेत्रीय राजनीतिक दल की संख्या 1112 है। अगला प्रश्न है उदारीकरण क्या है। आपका उत्तर होगा जब कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व के सभी अर्थव्यवस्थाओं के लिए खोल देता है। आयात और निर्यात की जो नीति है, व्यापार की जो नीति है, उसको आसान बना देता है। तो ऐसी स्थिति को ही हम उदारीकरण के नाम से जानते हैं। अगला है लोकसभा में विपक्ष के नेता के काम को बताइए। आपका उत्तर होगा लोकसभा में विपक्ष के नेता के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। नंबर 1, सरकार के कार्यों पर निगरानी रखना। नंबर 2, सरकार की आलोचना करना। नंबर 3, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाना। नंबर 4, सरकार के नीतियों के बारे में, सरकार के गलत नीतियों को जनता के सामने उजागर करना। और आज का अंतिम प्रश्न है न्यायिक पुनरावलोकन क्या है। न्यायिक पुनरावलोकन क्या है अथवा न्यायिक पुनरावलोकन से आप क्या समझते हैं। आप लिखेंगे न्यायिक पुनरावलोकन भारतीय संविधान के द्वारा न्यायपालिका को दिया गया एक विशेष प्रकार का अधिकार है, जिसके बारे में चर्चा संविधान के अनुच्छेद 13 में है। और न्यायिक पुनरावलोकन शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन में का मतलब होता है कि संसद के द्वारा बनाए गए विधान को, संसद के द्वारा बनाए गए किसी विधान को जब न्यायपालिका जांच पड़ताल करती है, देख रेख करती है, तो इसे ही हम न्यायिक पुनरावलोकन के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। कल पुनः हम लोग एक नए टॉपिक को लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।